नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजी जियोग्राफी पर एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 350 क्वेश्चंस कर लिया है 7 वीडियोस में। ठीक है, अभी ये 8वां वीडियो है और इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे। टोटल 10 वीडियोस में हम 500 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें भूगोल और इकोनॉमिक सर्वे, वन, उद्योग, खनिज, ये सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सरकार की कौन सी नीति की अवधि समाप्त नहीं हुई है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, ऑटोमोटिव उद्योग नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति या फिर ग्रामोद्योग नीति। तो देखते हैं इन सब की तिथियों को, है ना। सबसे पहले छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, तो इसकी तिथि कब से कब तक है याद रखेंगे। 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक इसकी डेट है। ठीक है, तो इस नीति की तिथि कब से कब तक है? तो 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। इसका मतलब ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ऑटोमोटिव उद्योग नीति, तो इसकी तिथि 2012 से 2017 तक थी। 2012 से 2017 तक थी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, तो इसकी तिथि 2012 से 2019 तक थी, याद रखेंगे 2019। और ग्रामोद्योग नीति, तो ये 2016 से 2021 तक संचालित थी। 2016 से 2021 तक संचालित थी। और याद रखेंगे कि सब ये जो तीनों डेट हैं, ऑटोमोटिव उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, सभी का वर्ष तो हमने यहाँ पास लिख दिया 2012 और 2010, है ना। तो यहाँ पास 2016 है ये। ठीक है, ये 2016 से 21 है। तो इसकी स्टार्टिंग की जो डेट है वह है 1 नवंबर। ठीक है, सभी 1 नवंबर को प्रारंभ हुए हैं और सभी की समाप्ति 31 अक्टूबर को हुई है। बाकी 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे पहला भी है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए 5वीं नीति को, यहाँ पास 4 नीतियाँ हो गई। 5वीं नीति याद रखिए सौर ऊर्जा नीति। तो सौर ऊर्जा नीति छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और ये 31 मार्च 2027 तक संचालित रहेगी। तो इसका भी डेट याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। तो कुल लंबाई कितनी है? 35-26 या फिर 636, 536 या फिर 336। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कोंटा तहसील सुकमा ज़िले से लेकर कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी तक जाती है। ठीक है, तो कोंटा से चिल्फी घाटी तक जाती है और इसकी कुल लंबाई है 636 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 30। इसके बाद देखिए यहाँ पास पहला ऑप्शन है 35-26। ठीक है, 35-26 है पहला ऑप्शन। तो याद रखिए ये राज्य में उपलब्ध नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है। ठीक है, राज्य में जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उन सब की टोटल लंबाई कितनी है? 3526 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल कितने नेशनल हाईवेज़ हैं? तो अभी वर्तमान में 20 हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखें सबसे बड़ा तो हमने देख लिया 636 है, नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क। इसके अलावा सबसे छोटा याद रखिए नेशनल हाईवे 163 ए नंबर की सड़क है। ये दंतेवाड़ा से गीदम तक है। ठीक है, दंतेवाड़ा से गीदम तक 12 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, दंतेवाड़ा ज़िले में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1890, 1900, 2003, 1887। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? 1900। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता रेलवे के अधीन। ठीक है, कलकत्ता रेलवे के अधीन इसकी स्थापना की गई। और याद रखिए 1890 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो 1890 में। फिर 10 वर्ष बाद 1900 में कलकत्ता रेलवे के अधीन बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना की गई। फिर याद रखिए 2003 में बिलासपुर में ACCR की स्थापना। ठीक है, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना। फिर 1887
तो 1887 के बारे में याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन बना कहाँ, तो याद रखिए राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में प्रथम रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई है ना। इसके बाद याद रखिए छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था। ठीक है, 1887 में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय एक्सप्रेस दुर्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है। ऑप्शन है फिरोजपुर। देखिए अंत्योदय एक्सप्रेस दुर्ग से कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो प्रारंभ होगी दुर्ग से, अंत कहाँ तक होगा, तो फिरोजपुर, दिल्ली, छपरा या फिर भोपाल, तो कहाँ तक जाएगी, याद रखेंगे फिरोजपुर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, दिल्ली से रायपुर फिर बिलासपुर, दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर, ये सभी राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस कहाँ कहाँ जाती है, तो दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर, मतलब बिलासपुर से दिल्ली तक जाएगी। फिर छपरा से लेकर दुर्ग तक कौन सी एक्सप्रेस जाती है, तो याद रखेंगे सारनाथ एक्सप्रेस। फिर भोपाल से दुर्ग तक याद रखेंगे, भोपाल से दुर्ग तक अमरकंटक एक्सप्रेस। ठीक है, तो भोपाल से दुर्ग तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर से अमृतसर के बीच कौन सी रेल संचालित है, तो बिलासपुर से अमृतसर के बीच याद रखेंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस संचालित है। ठीक है, बिलासपुर से अमृतसर के बीच छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। फिर महानदी एक्सप्रेस किसके किसके बीच है, तो याद रखेंगे बिलासपुर से भोपाल के बीच संचालित है। गोंडवाना एक्सप्रेस के बारे में याद रखिए, बिलासपुर से निजामुद्दीन तक संचालित है। फिर लिंक एक्सप्रेस याद रखिए कोरबा, बिलासपुर फिर रायपुर, इन तीनों के बाद याद रखिए ये विशाखापट्टनम तक जाएगी। ठीक है, विशाखापट्टनम तक जाएगी, तो ये याद रखेंगे। परिवहन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद विमानतल, माँ दंतेश्वरी विमानतल, बिलासाबाई केवटिन विमानतल, माँ महामाया विमानतल। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर। ठीक है, माना, रायपुर, तो माना में स्थित है। ठीक है, इसके बाद माँ दंतेश्वरी विमानतल। ठीक है, ये जगदलपुर बस्तर में स्थित है, याद रखेंगे जगदलपुर बस्तर में स्थित है, बस्तर, और 2018 में इसकी स्थापना हुई। बिलासाबाई केवटिन विमानतल, तो ये 2021 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2021 से प्रारंभ हुआ है और कहाँ संचालित है, तो बिलासपुर जिले में है। ठीक है, और माँ महामाया विमानतल, तो माँ महामाया विमानतल कहाँ है, दरिमा। ठीक है, दरिमा, अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर में स्थित है। और इसके अलावा याद रखिए कि प्रदेश का एकमात्र व्यावसायिक है। ठीक है, व्यावसायिक विमानतल कौन सा है, रायपुर में स्थित है, स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा दूसरा विमानतल याद रखेंगे 2013 में स्थापित कहाँ किया गया, रायगढ़ में। पहला तो यहाँ है स्वामी विवेकानंद विमानतल, दूसरा है 2013 में रायगढ़ में। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में हवाई पट्टियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, है ना। 5 को हम 3 भागों में बांटेंगे, कैसे, तो राज्य शासन के अधीन, फिर निजी क्षेत्र, फिर याद रखिए केंद्र सरकार के अधीन। तो यहाँ देखिए राज्य सरकार के अधीन 2 स्थापित है, कहाँ कहाँ, तो एक है बैकुंठपुर कोरिया में, फिर याद रखिए अगडी रायगढ़ में। ठीक है, सॉरी अगडी कहाँ है, तो जसपुर में है। ठीक है, जसपुर में अगडी। इसके बाद निजी क्षेत्र का है जिंदल। ठीक है, निजी क्षेत्र का है जिंदल हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में स्थित है। फिर केंद्र सरकार के अधीन 2 है। ठीक है, एक कोरबा हवाई पट्टी संचालित है, कोरबा हवाई पट्टी। फिर याद रखेंगे नंदिनी हवाई पट्टी दुर्ग में स्थापित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था 1900 में। ठीक है, सन 1900 में प्रारंभ किया था। इनकी सहायता किसने किया था? तो रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर इनके सहायक थे, चिंचोलकर। इसके बाद देखिए जो अन्य ऑप्शन दिए गए उनके बारे में देखते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? जेल पत्रिका, याद रखेंगे। जेल पत्रिका इनका फेमस हुआ था। कब लिखा था इन्होंने? तो 1922। ठीक है, 1922 में इन्होंने जेल पत्रिका लिखा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जेल पत्रिका उन्होंने किसके बारे में लिखा था। ठीक है, किसकी गिरफ्तारी के ऊपर ये जेल पत्रिका इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पास देखते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में याद रखिए, इन्होंने 2 पत्रिकाएं संचालित की थी। ठीक है, एक तो 1924 में किया था। 1924 में कौन सा किया था? कान्यकुब्ज पत्रिका, कान्यकुब्ज पत्रिका। फिर 1951 में अर्थात आज़ादी के बाद इन्होंने महाकौशल पत्रिका का संचालन किया। महाकौशल पत्रिका का संचालन किया, जो कि प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। और याद रखिए महाकौशल के नाम से ही 1935 में संचालित किया गया था। ठीक है, महाकौशल 1935 में संचालित किया गया था अंबिकाचरण शुक्ल द्वारा। 1936 था शायद, है ना? तो 1936 में किसके द्वारा संचालित किया गया था? अंबिकाचरण शुक्ल। अंबिकाचरण शुक्ल के द्वारा संचालित किया गया था। ये साप्ताहिक था, लेकिन जो प्रथम समाचार पत्र है वह माधवराव सप्रे द्वारा जो संचालित किया गया छत्तीसगढ़ मित्र, ये प्रथम मासिक था। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र तो था लेकिन मासिक था। फिर महाकौशल ही प्रथम दैनिक है और महाकौशल ही प्रथम साप्ताहिक है, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राष्ट्रबंधु नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा? राष्ट्रबंधु। और इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया? तो याद रखेंगे 1950 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम दैनिक समाचार पत्रिका प्रकाश, हिंद केसरी, महाकौशल या छत्तीसगढ़ मित्र। तो अभी हमने देखा कि महाकौशल क्या है? प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। और किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो 1936 में जब अंबिकाचरण शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया। अंबिकाचरण शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया 1936 में, तब इन्होंने इसका साप्ताहिक रूप से प्रकाशन किया था। साप्ताहिक प्रकाशन किया था। जबकि याद रखेंगे 1951 में रविशंकर शुक्ल ने जब इसका प्रकाशन किया तो ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसके बाद याद रखिए प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने इसका प्रकाशन 1936 में किया था। हिंद केसरी माधवराव सप्रे, याद रखेंगे। ठीक है, माधवराव सप्रे इन्होंने ही छत्तीसगढ़ मित्र का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, 1900 में, लेकिन 1903 में उसे बंद करना पड़ा सरकार के दबाव और आर्थिक समस्याओं के कारण। ठीक है, इसके बाद याद रखिए माधवराव सप्रे 1908 में हिंद केसरी, इसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। महाकौशल प्रथम दैनिक समाचार पत्रिका और छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 6 याद रखेंगे। कौन कौन से? तो रायपुर में पहला स्थापित हुआ है। ठीक है, रायपुर में पहला स्थापित हुआ है कब? 1963 में पहला आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, इसके बाद याद रखिए अंबिकापुर। अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर 1976। फिर अगला देखिए जगदलपुर। ठीक है, अगला क्या है? जगदलपुर। यहाँ कब स्थापना हुई? तो 1977 में। फिर बिलासपुर में स्थापना की गई। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना उसके बाद बिलासपुर में की गई। कब की गई? तो याद रखेंगे 1991। फिर रायगढ़ में कब स्थापना की गई? तो 1992 में। ठीक है, उसके बाद जो 6वां स्थापित किया गया तो सरायपाली महासमुंद में किया गया, याद रखेंगे। सरायपाली में
6वें नंबर का जो आकाशवाणी केंद्र है स्थापित किया गया। ठीक है, सरायपाली के अलावा जो 5 नाम बताए गए, ठीक है, 5 नाम बताए गए, ये एफएम सेवा के आकाशवाणी केंद्र हैं। ठीक है, एफएम सेवा के कितने हैं? 5 है, और कुल कितने हैं? तो 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जनमत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संबल के बारे में याद रखिए, सीजी जनसंपर्क विभाग जो छत्तीसगढ़ का जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम है संबल। पुस्तक का नाम क्या है? संबल, जबकि मासिक पत्रिका का नाम है जनमत। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है घर द्वार, मोर छैया भुइयाँ, कही देबे संदेश, भूलन द मेज। तो यहाँ पर देखिए सबका सन लिखते हैं। ठीक है, घर द्वार कब बनाया गया? तो 1971 में। 2000 में क्या बना? तो मोर छैया भुइयाँ। कही देबे संदेश 1965 में। फिर भूलन द मेज याद रखिए 2021 में बनाया गया। ठीक है, तो घर द्वार 1971, कही देबे संदेश 1965। तो पहला फिल्म कौन सा हो जाएगा? कही देबे संदेश। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, पहली रंगीन फिल्म है छत्तीसगढ़ की मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कही देबे संदेश के बारे में याद रखिए, इसके निर्माता और निर्देशक कौन है? तो मनु नायक। ठीक है, कौन है? मनु नायक। ठीक, छत्तीसगढ़ में फिल्म जगत के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भूलन द मेज। ठीक है, भूलन द मेज ये 2021 में बनाया गया। ठीक है, इसके निर्माता और निर्देशक कौन है? तो मनोज वर्मा। और इसके बारे में एक और तथ्य है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है भूलन द मेज को, याद रखेंगे, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.61%। सही है। ठीक है, जिसमें याद रखेंगे सर्वाधिक वृद्धि दर रही है बलौदाबाजार में। ठीक है, और यहाँ कितनी वृद्धि रही है? तो लगभग 50%, अर्थात 49.87% की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सबसे कम वृद्धि दर कहाँ रही है? तो सुकमा में, याद रखेंगे, सुकमा में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और कितना? तो याद रखेंगे 8.16% की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसके बाद याद रखिए 23.24% शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत याद रखेंगे 76.76% ग्रामीण जनसंख्या है। इसके अलावा 30.62% जो राज्य में जनसंख्या है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या का 30.62% जनसंख्या किसका है? तो याद रखेंगे एसटी का है। ठीक है, आदिवासी जनसंख्या है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। ठीक है, और इसके बाद याद रखिए 12.82% तो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है, 12.82% राज्य में। सभी आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बताए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या वृद्धि के आधार पर देश में कौन सा स्थान रखता है? और ऊपर पूछा गया है संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके। तो संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके छत्तीसगढ़ राज्य 10वां स्थान रखता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 10वां स्थान रखता है संघ शासित केंद्रों को मिलाकर। लेकिन याद रखेंगे 28 राज्यों में, जब 28 राज्यों की बात की जाए तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान इस मामले में 7वां हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में 7वें स्थान पर है 28 राज्यों में। इसके अलावा याद रखिए कि 16वां स्थान किस में है? तो जनसंख्या के आधार पर 16वें स्थान पर, याद रखेंगे। फिर 26वां स्थान किसके आधार पर है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर 26वें स्थान पर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, जबकि 20वें स्थान पर है केवल राज्यों में। 28 राज्यों में बात करें तो 20वें स्थान पर है, जबकि साक्षरता में 27वें स्थान पर है। ठीक है, साक्षरता में 27वें स्थान पर है, लेकिन 28 राज्यों में देखिए दोनों को डाटा बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास 28 राज्यों में 20वें स्थान पर है। ठीक है,
तो याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर 28 राज्यों में कौन सा स्थान रखता है। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर 28 राज्यों में करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान रखता है, और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करेंगे तो भी 7वां स्थान ही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 8वां स्थान किस में रखता है, तो एसटी जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पास अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर 28 राज्यों में 7वां स्थान है, लेकिन एसटी जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 28 राज्यों में 8वां स्थान रखता है, और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके 10वां स्थान रखता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके 10वां स्थान रखता है, याद रखेंगे। लेकिन किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके एसटी जनसंख्या प्रतिशत में 10वां स्थान। इसके बाद देखिए एससी जनसंख्या, ठीक है। एससी जनसंख्या में दोनों तरीके से 15वां स्थान रखता है, ठीक है। दोनों तरीके से कहने का मतलब प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी 15वां स्थान रखता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके जनसंख्या में 18वां स्थान रखता है, तो याद रखेंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 में पिछली जनगणना की तुलना में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पास देखिए जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वह 154 था, फिर 2011 में जनसंख्या घनत्व 189 हो गया, तो टोटल वृद्धि कितने की हुई है, 35 की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो 989, 991, 963 या फिर 1033, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तो 991 राइट आंसर है, ठीक है। राज्य का लिंगानुपात 991 वर्ष 2011 में 991, जबकि 2001 में 989 था, ठीक है। तो 2011 में 2 की वृद्धि हुई है, ठीक है, लिंगानुपात में। इसके बाद देखिए 963, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वह कहाँ है, रायपुर में। ये रायपुर का लिंगानुपात है 963, जबकि 1033 किसका लिंगानुपात है, कौन से ज़िले का, तो कोंडा गांव का लिंगानुपात है। और यहाँ कितना है लिंगानुपात, तो 1033, रायपुर में 963, छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे राज्य का 991 याद रखेंगे, ठीक है। और पिछले जनगणना की तुलना में 2001 की तुलना में वृद्धि कितने की हुई है, तो 2 की वृद्धि हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर सुकमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग, ठीक है। दुर्ग में साक्षरता प्रतिशत 82.56% है। इसके अलावा देखिए सुकमा में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है, और कितना है, तो 34.81, ठीक है, 81% जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60.24, ठीक है, 60.24% राज्य में महिला साक्षरता दर है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.27% है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर 80.27% और महिला साक्षरता दर 60.24%। और राज्य की साक्षरता की बात करें तो राज्य की साक्षरता लगभग 70% है, ठीक है, लगभग 70% है। इसके बाद देखिए महिला साक्षरता तो 60.24 है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिलाओं में साक्षरता दुर्ग में है। दुर्ग की 75%, 75.01, मतलब 75% महिलाएं जो है साक्षर हैं। इसके अलावा सबसे कम साक्षर कहाँ है महिलाएं, तो बीजापुर ज़िले में। तो बीजापुर ज़िले की महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता भी हमने देखा 80.27% की साक्षरता है पुरुषों की, ठीक है, राज्य में। लेकिन सबसे अधिक है यहाँ भी दुर्ग में, ठीक है। दुर्ग में कितने प्रतिशत हैं, तो 89.88%, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो सुकमा, सबसे कम सुकमा। तो पुरुषों में सबसे कम सुकमा याद रखेंगे, महिलाओं में सबसे कम साक्षर बीजापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस जिले में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास जसपुर जिले में स्थित है, ठीक है।
जसपुर जिले में कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है? तो 57.22%। ठीक है। दुर्ग में सबसे कम है। ठीक है, दुर्ग में 39.06% कार्यशील जनसंख्या है। और दूसरा सबसे कम कहाँ है? तो दुर्ग के पास सबसे कम कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, सर्वाधिक जसपुर में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्यशील जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर सुकमा में सर्वाधिक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है? राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन है 994, 1020, 1038, 1067। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1020 है। ठीक है, अभी हमने देखा पूरे राज्य का 991 है। ठीक है, पूरे राज्य का 991 है। ठीक है, इसके बाद याद रखिए 1020 किसका है? एसटी अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो देख लेते हैं। सर्वाधिक है दंतेवाड़ा में। सर्वाधिक कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में। और सबसे कम कहाँ है? तो याद रखिए रायपुर में है। ठीक है, दंतेवाड़ा में कितना है? तो याद रखेंगे 1067 है। ठीक है, एसटी लिंगानुपात। और रायपुर में कितना है? तो याद रखेंगे 947, सबसे कम है। इसके बाद देखिए एससी लिंगानुपात। ठीक है, तो 994 जो ऑप्शन में दिया गया है ये एससी लिंगानुपात है। ठीक है, एससी लिंगानुपात 994 है राज्य में। सर्वाधिक कहाँ है? तो राजनांदगांव में। सर्वाधिक है राजनांदगांव में। और सबसे कम कहाँ है? तो याद रखेंगे सुकमा में। सुकमा में सबसे कम एससी जनसंख्या है। और सुकमा में कितना है? तो 932। 932 क्या है? एससी जनसंख्या लिंगानुपात है। ठीक है, और राजनांदगांव में कितना है? तो सर्वाधिक है, याद रखेंगे 1038 लिंगानुपात, एससी लिंगानुपात। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या फिर राजनांदगांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास रायपुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो दुर्ग में है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या दुर्ग में, सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर में, और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी रायपुर में। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या याद रखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो बलरामपुर। बलरामपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0 से 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात कितना है? छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात कितना है? तो 947, 969, 1012 या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? 969। ठीक है, और याद रखेंगे रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ में सबसे कम है ये लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का, और कितना है? तो 947। फिर 1012 सर्वाधिक है, और कहाँ है? तो याद रखेंगे 1012 सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिले में, याद रखेंगे दंतेवाड़ा जिले में 1012 है लिंगानुपात 6 वर्ष से कम आयु का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि 12.82% जो है राज्य में एससी जनसंख्या प्रतिशत है, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है? तो याद रखेंगे मुंगेली में है। मुंगेली में तो 27%। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? तो सुकमा में। सुकमा में कितने हैं? 1% हैं। ठीक है, अभी हमने लिंगानुपात देखा था, राजनांदगांव में सर्वाधिक है। ठीक है, लिंगानुपात किस में सर्वाधिक है? एससी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव में, और सबसे कम है सुकमा में। तो जनसंख्या भी सबसे कम है सुकमा में, लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक है मुंगेली में प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में, और कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए कितना है? 27%। ठीक है, 27%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में मुस्लिम धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो मुस्लिम धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या याद रखेंगे रायपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है। जबकि जसपुर में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद याद रखिए छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन है 100 से कम, 50 से कम, 15 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से कम। ठीक है,
100 से कम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रति 1 लाख बच्चों में। तो याद रखेंगे जो मातृ मृत्यु दर की गिनती होती है किस में होती है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है, ठीक है। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, तो 137 हो रहा है, ठीक है, 137 मृत्यु हो रहा है मातृ मृत्यु दर। इसको कम करके लाने का लक्ष्य रखा गया है 100, ठीक है, और 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर को 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और किसमें, 1000 जीवित जन्मों पर, 1000 जीवित जन्मों पर, ठीक है। वर्तमान में कितना है, तो 38 है, याद रखेंगे। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, छत्तीसगढ़ राज्य की 38, मातृ मृत्यु दर 137। मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया 100 से कम, शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया 15 से कम। और गणना कितने पे होती है, मातृ मृत्यु दर की 1 लाख जीवित जन्मों पे, जबकि शिशु मृत्यु दर 1000 पर। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, राज्य में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 14। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल 10 हैं, ठीक है। आकांक्षी जिलों की जो संख्या है कितने हैं, 10 हैं। तो याद रखिए बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले, और उसके अलावा याद रखिए 3 और जिले। तो महासमुंद याद रखिए, महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा याद रखिए। ये तीनों क्या हैं, और ये 3 और ये 7, टोटल मिला के 10 आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई अगस्त 2004 से, ठीक है, अगस्त 2004 से प्रारंभ किया गया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य था 10 वर्ष से अधिक आयु की जो शाला त्यागी बच्चियां हैं, ठीक है, शाला का त्याग कर चुकी जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। शाला त्यागी बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य था, ठीक है। ये लागू कहाँ हुआ, तो याद रखिए रायपुर जिले में, ठीक है, रायपुर जिले में, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद जिलों को छोड़कर, ठीक है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, इन सभी जिलों को, ये 4 जिलों को छोड़कर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। और कहाँ लागू किया गया है, ठीक है। इनके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ महिला साक्षरता दर कम है, ठीक है, महिला साक्षरता दर कम है, वहाँ इसे लागू किया गया है, ठीक है। कुल 23 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है, 23 जिलों में, और 93 विद्यालयों में इसे लागू किया गया था, ठीक है। 93 विद्यालयों में कितने सीटर संचालित हैं, तो टोटल 100 सीटर संचालित हैं, ठीक है। प्रत्येक विद्यालयों में 100 सीटर संचालित हैं। क्या संचालित है, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1944 में ये कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। फिर याद रखेंगे 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, 1956 इसे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया और राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे इसमें शिक्षण संकाय नहीं है, ठीक है, शिक्षण संकाय नहीं है, केवल कला संबंधित संकाय इसमें उपलब्ध हैं, ठीक है, शिक्षा नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना की गई 1964 में, ठीक है, 1 मई 1964। फिर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना तो 2009 में की गई थी, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना 2009 में, लेकिन इसकी स्थापना 1983 में हो चुकी थी। 1983 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसके अलावा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना की गई वर्ष 2003 में, राज्य का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पास ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कब स्थापित किया गया।
तो कब स्थापित किया गया? 1938 को, ठीक है। राज्य का पहला महाविद्यालय है, 1938 को रायपुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? रायपुर में। किसके द्वारा? तो जे योगानंदम, ठीक है, जे योगानंदम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। प्रथम प्राचार्य थे, यहाँ के प्रथम प्राचार्य थे। फिर 1937 में, याद रखिए, 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति गठित की गई थी। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति गठित की गई थी, इसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया, लेकिन मुख्य श्रेय जाता है जे योगानंदम, ठीक है, प्रथम प्राचार्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो अभी मैंने बताया 1983 में क्या हुआ, इसका स्थापना किया गया, ठीक है, स्थापना, और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए अन्य ऑप्शन यहाँ पास दिए गए 1987, तो इस वर्ष में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में की गई। 2005 में याद रखिए रायपुर में चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। पहले ये कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर था, ठीक है। 2005 में इसकी स्थापना रायपुर में की गई। फिर याद रखिए 2005 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ये क्या किए, इनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना बिलासपुर में की गई। याद रखिए 2005 में ही दुर्ग में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं अगला जो ऑप्शन है यहाँ पास 2009, तो 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2009 में जीजीयू को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई या कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में, ठीक है, वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई। ये बस्तर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बस्तर यूनिवर्सिटी है या बस्तर विश्वविद्यालय है, जिसका नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। इसी के साथ 2008 में ही याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया गया 2008 में, ठीक है। और इसके बाद 2012 में याद रखिए 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, ठीक है। और 2012 में ही दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर, ठीक है, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थापित किया गया। अंजोरा दुर्ग में स्थापित किया गया 2012 में, याद रखेंगे। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है 2015, तो 2015 में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, ठीक है, दुर्ग में स्थापित किया गया, दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया 2020, तो 2020 में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ विश्वविद्यालय का नाम शहीद नंद कुमार पटेल के नाम पर, ऐसा याद रखेंगे। फिर याद रखिए 2020 में ही महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ? तो दुर्ग में, याद रखेंगे, पाटन दुर्ग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के छात्रों की पात्रता है? तो ऑप्शन है 5वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो 8वीं तक के बच्चों की पात्रता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें केंद्र सरकार का 75% योगदान है, जबकि राज्य सरकार का 25% योगदान है इस योजना में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का घटक नहीं है? तो ऑप्शन है आस्था, निष्ठा, प्रयास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना में ये तीनों ही सम्मिलित हैं, ठीक है, तीनों ही सम्मिलित हैं। आस्था कब से संचालित है? तो 2007 से आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है।
फिर निष्ठा के बारे में जानिए। गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए सरकारी और समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग ही क्या है, निष्ठा है। प्रयास क्या है, विद्यालय है, ठीक है। प्रयास क्या है, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए कोचिंग की एक पहल है, ठीक है, कोचिंग की एक पहल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। तो राज्य में कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, ठीक है। इसमें पात्रता क्या है, प्रयास में पात्रता की बात करें तो याद रखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10वीं में, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं और 10वीं में प्रथम श्रेणी में अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। प्रावधान इसमें क्या किया गया है कि विज्ञान और गणित के साथ आपके विज्ञान और गणित के साथ 11वीं एवं 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी करवाई जाएगी, राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए, ठीक है। तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आपको कोचिंग दी जाएगी प्रयास विद्यालयों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितनी रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है, 8% रही है। और इसके बाद याद रखिए 8.46 ये 2021-22 का डाटा है, 2021-22 में रही है। और 2012-13 से लेकर 2022-23 तक का जो औसत वृद्धि है किसमें, तो स्थिर मूल्य पर राज्य के जीएसडीपी में जो औसत वृद्धि है 5.73% की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत है। तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत कितनी है, 33.21%, ठीक है। ये आपका क्या है, कृषि क्षेत्र का है, ये उद्योग क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र, और ये सेवा क्षेत्र। तो कृषि में कितना 16.91, उद्योग में 48.88 और सेवा में 33.21%। ये सभी क्या है, भागीदारी हैं, ठीक है। इसके बाद वृद्धि देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वृद्धि देख लेते हैं, तो ये कृषि का था, ठीक है। ये क्या है, कृषि, उद्योग और सेवा लिख लेते हैं आप, ठीक है। कृषि में वृद्धि याद रखेंगे 5.93 की, उद्योग में वृद्धि 7.83 की, ठीक है, 7.83, फिर 9.21 की वृद्धि सेवा में। तो सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, सेवा क्षेत्र में, इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और ऑप्शन में आता है, जैसे अब यहाँ पास औसत वृद्धि देख लेते हैं, पहले आगे क्वेश्चन देखेंगे इनकी औसत वृद्धि। तो कृषि में औसत वृद्धि कितनी है, 5.31, और उद्योग में औसत वृद्धि 6.34%, सेवा में औसत वृद्धि 5.37% की रही है। याद रखेंगे अभी हमने देखा कि टोटल जीएसडीपी में जो औसत वृद्धि रही है वो 5.73% की रही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में रही है, और कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर, तो याद रखेंगे 21.28% की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर रही है। इसके बाद देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर 2016-17, इसके अगले ही वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक कमी, ठीक है, सर्वाधिक कमी, केवल कृषि की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक कमी, और कितनी कमी हुई, तो -10.90%, इतनी कमी थी, ठीक है। 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, तो उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि हुई 2018-19 में, और उद्योग में सबसे कमी कब हुई, तो 2019-20 में, सॉरी, उद्योग में 2020-21 में कमी हुई थी, ठीक है। 2020-21 में कमी हुई, उद्योग और सेवा दोनों में ही 2020-21 में। तो उद्योग में कमी हुई तो कितनी हुई, -0.44% की कमी हुई, ठीक है। यहाँ पास कमी हुई लेकिन माइनस में नहीं हुआ था, ठीक है। उद्योग में 0.44 था, याद रखेंगे, माइनस में नहीं था। इसके बाद सेवा का देख लेते हैं, तो 2019-20 में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक कमी कब हुई, 2020-21 में, और कमी कितनी हुई, तो -4.41% की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, सेवा में। तो सेवा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है
10.82% 2019-20 में। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र के किस घटक की भागीदारी सर्वाधिक रही है? तो कृषि क्षेत्र में ऑप्शन है फसल, पशुपालन, वनोद्योग, मछली उद्योग। फसल का कितना रहा है? तो 9.89% रहा है। पशुपालन का याद रखिए 1.65%, वनोद्योग 3.19 और मछली पालन का 2.17%। ये क्या है? स्थिर मूल्य पर भागीदारी है। इसके बाद वृद्धि देखते हैं, फसल का कितना है? 6.53, ठीक है, 6.53। फिर पशुपालन का 4.58, 4.05, वनोद्योग का फिर 7.09, ये किसका है? मछली उद्योग का। तो सर्वाधिक किसकी भागीदारी रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पास फसल की, ठीक है, तो ऑप्शन है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किसकी रही है? तो मछली उद्योग की, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि मछली उद्योग, सर्वाधिक भागीदारी फसल की रही है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ऑप्शन है खनन उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। तो देखिए वृद्धि दर देख लेते हैं सबसे पहले। खनन उत्खनन का वृद्धि दर कितना है यहाँ पास? तो 10.74 है, ठीक है। विनिर्माण में वृद्धि दर याद रखेंगे 5.02, निर्माण में वृद्धि दर याद रखेंगे 6.62, फिर विद्युत एवं गैस जलापूर्ति में याद रखेंगे 11.14। तो सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रही है? तो विद्युत गैस एवं जलापूर्ति में। लेकिन भागीदारी देख लेते हैं, ठीक है। अब भागीदारी इस तरफ बता रहे हैं, ठीक है, 7.75, 10.75% क्या रही है भागीदारी खनन उत्खनन की। फिर विनिर्माण की भागीदारी याद रखेंगे 8.67%। फिर देखिए 9.60% किसकी भागीदारी रही है? निर्माण की। और याद रखिए 10.87% किसकी भागीदारी रही है? विद्युत गैस एवं जलापूर्ति की। तो सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण की, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि विद्युत एवं गैस जलापूर्ति में हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र में तो शामिल है किंतु कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद रखिए खनन उत्खनन, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, लेकिन कृषि में शामिल नहीं है। कृषि में केवल फसल, वनोद्योग और मछली उद्योग शामिल है। इसके अलावा पशुपालन शामिल है, पशुपालन, ठीक है। खनन उत्खनन आपका उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखेंगे स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 96,242 है, ठीक है, 96,242। और 2021-22 में 90 थी, ठीक है, 2021-22 में 90,149 थी, ठीक है, रुपए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य पर कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है? तो याद रखेंगे लक्ष्य रखा गया था 125 का, ठीक है, 125 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य याद रखेंगे 2183 रुपये निर्धारित किया गया है, 2183 रुपये सामान्य के लिए, सामान्य धान के लिए, और 2203 रुपये याद रखेंगे ग्रेड ए धान के लिए, ग्रेड ए के धान के लिए 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया, 2023-24 के लिए निर्धारित है। इसके अलावा जो आपका 3100 रुपये में धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपये में जो धान खरीदी हो रही है वह क्या है? तो इसके साथ जो बोनस है वह सभी एक साथ एक मुश्त में आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का योगदान प्रतिशत कितना है? तो देखिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व, ठीक है, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का योगदान प्रतिशत है 51.04%, ठीक है। तो ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। इसके बाद याद रखिए ऑप्शन है 63.79%, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए कुल राजस्व प्राप्ति में, ध्यान से सुनेंगे, कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान है, ठीक है, जितना भी कुल राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें कर राजस्व का योगदान है 63.79%। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन है 51.94। तो इसमें याद रखेंगे कुल गैर कर राजस्व 63% जो अभी हमने देखा कर राजस्व था, उसके अलावा, उस कर राजस्व के अलावा उसको क्या बोलेंगे, जो उससे बच गया उसे कुल गैर कर राजस्व बोलेंगे। तो कुल गैर कर
राजस्व में इतना प्रतिशत क्या है, तो केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान है। केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान कितना है, तो 51.94% याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व में वृद्धि प्रतिशत है, तो कितना है यहाँ पास। देखिए इसी में हमने क्या किया, वन उद्योग, खनिज ऊर्जा, ये सभी तो सम्मिलित हैं। साथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे भी इसी सीरीज़ में आपको मिल गया, ठीक है। और इसी प्रकार के और भी जो अपडेटेड डाटा हैं वे सभी आपके इस सीरीज़ में अपडेट करके दिए गए हैं आपको, ठीक है। और इसका PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लेकिन अभी इसका अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। जब इसमें 500 वीडियोस 500 क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, अभी आज 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, कल और परसों, मतलब समझ लीजिए 2 दिन के बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पास 6.06, 7.55, 9.84 या फिर 5.45। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, 7.55, ठीक है। कुल कर राजस्व में वृद्धि प्रतिशत। और 6.06 क्या है, तो कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। फिर 9.84 क्या है, केंद्रीय करों में कर राजस्व में वृद्धि, केंद्रीय करों के कर राजस्व में वृद्धि प्रतिशत है 9.84। 5.45 क्या है यहाँ पास, तो राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हुई है 5.45% की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राज्य का राजस्व आधिक्य कितना है। राजस्व आधिक्य कब बोलते हैं, जब राजस्व प्राप्ति अधिक हो राजस्व व्यय से, राजस्व व्यय से, और राजस्व व्यय कम हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं राजस्व आधिक्य। लेकिन अगर ये कम होता और राजस्व व्यय अधिक होता तो उसको बोलते हैं राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा बोला जाता। तो यहाँ पास हुई है राजस्व आधिक्य, इस बार क्या हुआ है, राजस्व आधिक्य, और कितने का हुआ है, तो 7.64 करोड़ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। तो टोटल 14 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। बस्तर संभाग के 7 जिले। इसके बाद याद रखिए बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर और कोरिया, इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो 7 और 4 11। इसके बाद याद रखिए राजनांदगांव, फिर कवर्धा और GPM जिला, इन सभी को छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। बॉक्साइट क्षेत्र डांड केसरा किस जिले में है, पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे बॉक्साइट क्षेत्र डांड केसरा सरगुजा जिले में है। इसके अलावा मैनपाट, पटपटिया और याद रखेंगे डांड केसरा तो है ही, ठीक है। ये सभी क्या है, सरगुजा जिले में स्थित है। बलरामपुर के, और ये सभी बॉक्साइट क्षेत्र हैं, ठीक है। बलरामपुर में बॉक्साइट क्षेत्र याद रखेंगे जमीरपाट, जारंगपाट, सामरीपाट, टाटी झरिया और कुडाग याद रखेंगे, कुडाग, ये सभी बॉक्साइट क्षेत्र बलरामपुर जिले में। फिर जसपुर जिले में याद रखिए पंडरापाट, ठीक है, खुड़िया, दातुन पानी, फिर जसपुर पाट याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिले में किंधा क्षेत्र याद रखेंगे, किंधा क्षेत्र, यहाँ क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है स्पर्श करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुकमा भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, याद रखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ये तीनों को स्पर्श करता है। फिर देखिए यहाँ पास राजनांदगांव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, और कौन से राज्य की सीमा को, तो उड़ीसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की राजस्व प्राप्ति कितनी रही है। तो राज्य की राजस्व प्राप्ति रही है 89,073.25, ठीक है, 89,073.25 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए में है आंकड़े।
और इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।